नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम की प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने उन्हें द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गई है। अवार्ड पाने के बाद मुर्मू ने कहा कि मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि भारत के लिए 140 करोड़ लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रेसिडेंट पैलेस में संतोखी से मुलाकात की। दोनों के बीच डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU भी साइन हुए। ये MOU हेल्थ, कृषि और कैपेसिटी बिल्डिंग के फील्ड में किए गए। राष्ट्रपति मुर्मू रविवार को सूरीनाम पहुंची थी। राजधानी पारामरीवो के जोहान एडोल्फ पेंगेल एयरपोर्ट पर प्रेसिडेंट चंद्रिका संतोखी ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत किया था। मुर्मू ने कहा कि भारत की तरह सूरीनाम में भी कई जाति, धर्म और भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत और सूरीनाम की दोस्ती ऐतिहासिक और कल्चरल रिलेशंस पर बनी है। हालांकि दोनों देशों के बीच व्यापार क्षमता से काफी कम है। द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने के लिए सहयोग बढ़ाने की जरूरत है। रक्षा, आयुर्वेद और फार्मा क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत तकनीकी सहयोग बढ़ाने और सूरीनाम की ह्यूमन रिसोर्स के स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। भारत क्विक इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देकर सूरीनाम के सामाजिक आर्थिक विकास में भागीदार बनने के लिए तैयार है। उन्होंने सूरीनाम द्वारा इंडिया UNDP फंड के तहत बनाए गए अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम के अप्रूव होने पर भी खुशी जताई है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सर्वोच्च नागरिक का अवार्ड मिला है। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के प्रेसिडेंट ने उन्हें ये अवार्ड दिया। अवार्ड पाने के बाद राष्ट्रपति ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, सम्मानित महसूस कर रही हूँ। मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत की वैक्सीन और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए। वे हमेशा समाज को बांटने की बात करते हैं और अब दावा करते हैं कि वे मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। और क्या कुछ कहा JP नड्डा ने, आइए सुनते हैं। क्योंकि मैं राजनीति को बहुत लंबे समय से देखता आया हूं। एक एरा है 2014 से पहले का, 2004 से 2014 का, और एक है 2014 से आज 2023 तक को देखने का। जमीन आसमान का अंतर। भारत की मानसिकता में यह बैठ चुका था कि देश ऐसे ही चलेगा, कुछ बदलने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार सब जगह होगा, हम ऐसे ही चलेंगे, हम कोई सुधरने वाले नहीं हैं। यह मानसिकता के साथ देश की मानसिकता बन गई थी। हमारी गिनती करप्ट स्टेट्स में गिनी जाती थी। देश को करप्ट नेशंस में गिना जाता था। आए दिन कोई न कोई फ्रॉड और एक स्कैंडल, एक स्कैम दूसरे स्कैम से आंकड़ों में एक लंबी छलांग लगा करके खड़ा दिखता था। अगर ये कोई 200 करोड़ का हुआ है तो 500 करोड़, ये 1000 का हुआ है तो 5000, ऐसे इस तरीके से आए दिन स्कैम्स हम सबको देखने को मिल रहे थे। और नेतृत्व में पता नहीं चलता था नेता कहां है। प्रधानमंत्री कार्यालय नेतृत्व कर रहा है या 10 जनपद कर रहा है, पता नहीं चलता था। नेता की जानकारी नहीं, नेतृत्व, निर्णय, नीति, नीयत सब प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ खड़े थे।
आपने हिम्मत करके 2014 में आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद दिया, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, भारत एनडीए की सरकार बनी और 2014 में नेतृत्व भी मिला, नीति भी मिली, नीयत भी साफ थी और काम करने के साथ साथ आगे बढ़ने का। कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के केस में दिल्ली पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। दिल्ली पुलिस की एक टीम सोमवार रात को ब्रजभूषण सिंह के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर पहुंची। एसआईटी ने ब्रजभूषण के घर पर मौजूद 12 लोगों के बयान दर्ज किए। दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के घर और उनके साथ काम करने वाले लोगों के नाम, पते और पहचान पत्र साक्ष्य के तौर पर जुटाए। हालांकि इस पूछताछ के बाद पुलिस की टीम वापस दिल्ली लौट आई। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया के नेतृत्व में तमाम पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ 7 महिला पहलवान ने 21 अप्रैल को कनॉट पैलेस थाने में ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। इन शिकायतों के आधार पर 28 अप्रैल को दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के 2 मामले दर्ज किए हैं। पहली प्राथमिकी नाबालिग द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर है। इसमें पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी एफआईआर अन्य पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों से संबंधित है। इन मामलों में पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने अब तक 137 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। तो आपको बता दें कि ब्रजभूषण के लखनऊ और गोंडा स्थित घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची है और इस दौरान वहां मौजूद 12 लोगों से पूछताछ की गई है। ब्रजभूषण से जुड़े हुए उनसे संबंधित करीबियों पुलिस ने पूछताछ की है। करीबियों से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पर दिल्ली पुलिस पहुंची। खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के नौकर, सुरक्षाकर्मी और परिवार के कुछ लोगों से पूछताछ की है। कई लोगों के फोन भी दिल्ली पुलिस ने जांच करने को ले लिए हैं। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस सोमवार देर शाम पहुंची थी, जिसकी अब खबर सामने आई है। अब तक पहलवानों की ओर से लगाए यौन शोषण के आरोपों को लेकर 137 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। इसी बीच ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान ने शिकायत वापस ले ली है। इससे बीजेपी सांसद पॉक्सो एक्ट की कार्रवाई से बच जाएंगे। इस तरह ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ये केस लगातार 2 राहत लेकर आया है। एक तरफ साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने दोबारा से नौकरी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ नाबालिग पहलवान ने आरोपों को वापस ले लिया है। तीनों ही आंदोलनकारी पहलवान होम मिनिस्टर अमित शाह से भी मिलने के लिए पहुंचे थे। माना जा रहा है कि सरकार की ओर से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है, जिसके बाद ही पहलवानों ने धरना खत्म करते हुए नौकरी पर लौटने का फैसला किया। इसी बीच खाप पंचायतों ने भी 9 जून को जंतर मंतर पर आंदोलन करने की प्लानिंग कैंसिल कर दी है। सूत्रों का कहना है कि होम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद पहलवान सरकार के रवैये से संतुष्ट हैं और उन्हें न्याय का भरोसा मिला है। यही नहीं, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को भी शायद हाईकमान से संदेश मिला है। यही वजह है कि अयोध्या में रैली को जब परमिशन नहीं मिली तो वो चुपचाप पीछे हट गए। बिहार के भागलपुर में पुल गिरने के बाद राजनीति चरम पर पहुंच गई है। एक तरफ जहां बीजेपी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं अब लालू यादव के बेटे और वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पलटवार किया है। तेज प्रताप यादव ने पुल गिरने के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता दिया है। बिहार सरकार में वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, बीजेपी वाला सब पुल गिराया है, हम लोग बनाते हैं और बीजेपी वाला गिरा देते हैं। आप बता दें कि बिहार के भागलपुर में अगवानी को सुल्तानगंज से जोड़ने वाले पुल के गिरने के बाद
राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, जबकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा उन्हें पहले से ही पुल गिरने की आशंका थी। नीतीश कुमार ने पुल गिरने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ठीक से पुल नहीं बनाया जा रहा था और इसके गिरने का उन्हें बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जांच के आदेश दिए गए हैं। रविवार को बिहार के भागलपुर में सुल्तानगंज को अगवानी घाट से जोड़ने के लिए बनाया जा रहा पुल भरभराकर गंगा नदी में गिर गया था। बीजेपी ने इस मामले में महागठबंधन सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगा था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पुल गिरने की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए चाचा भतीजे को इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि कुछ ही महीनों के अंतराल पर दूसरी बार ये पुल गिरा है। मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अगला चुनाव लड़ना है तो वो मथुरा से ही लड़ेंगी, किसी और जगह से नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 9 साल पूरे होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसी अन्य सीट से उन्हें चुनाव लड़ने का कोई प्रस्ताव है तो वो स्वीकार नहीं करेंगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी को ईडी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर रोक दिया था। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर अब जमकर निशाना साधा है। दरअसल रुजिरा को ईडी ने सोमवार को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोक दिया था। रुजिरा दुबई जा रही थी, लेकिन फ्लाइट में सवार होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं मोदी से खुलकर कहता हूं, आपकी लड़ाई मेरे खिलाफ है, ना कि मेरी पत्नी, मेरी 9 साल की बेटी और 3 साल के बेटे के खिलाफ। मुझसे राजनीतिक रूप से लड़ो। अगर आप सोचते हो कि ऐसा करने से मैं सिर झुका लूंगा तो आप गलत हो। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसे अमानवीय बताया है। भतीजे की पत्नी को विदेश रोके जाने पर ममता ने कहा उनकी मां की तबीयत खराब है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उन्हें विदेश यात्रा से पहले ईडी को सूचित करना होगा, जो उन्होंने किया। ईडी उन्हें तब विदेश जाने से नहीं रोक सकती। अमानवीय चीजें हो रही हैं। तो आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी पर अभिषेक बनर्जी ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई मेरे खिलाफ है, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और बेटे के खिलाफ नहीं। लड़ना है तो मुझसे राजनीतिक रूप से लड़ो। अगर आप सोचते हो कि ऐसा करने से मैं अपना सिर झुका लूंगा तो आप गलत हो। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने भी इसे अमानवीय बताया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब है। ईडी ने कहा था कि विदेश जाने से पहले उन्हें सूचित करना होगा, जो उन्होंने किया। उसके बाद भी उन्हें रोका जा रहा है। अमानवीय चीजें हो रही हैं। तो पीएम मोदी पर जमकर अभिषेक बनर्जी ने निशाना साधा है। अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरोला को ईडी ने कोलकाता एयरपोर्ट पर रोका था। पीएम मोदी पर इसी के चलते निशाना साधा गया है। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उन्हें रोका गया था। रुजिरा दुबई जा रही थी, लेकिन फ्लाइट में सवार होने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया। इसको लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैं मोदी से खुलकर कहता हूं, आपकी लड़ाई मेरे खिलाफ है, ना कि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे के खिलाफ। मुझसे राजनीतिक रूप से लड़ो। अगर आप सोचते हो कि ऐसा करने से मैं अपना सिर झुका लूंगा तो आप गलत हो। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इसे अमानवीय भी बताया है। ओडिशा ट्रेन हादसे की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। सीबीआई टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। वहीं रेलवे ने बताया कि हादसे में घायल 1100 लोगों में से 900 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। डीआरएम भुवनेश्वर रिकेश रॉय ने बताया है, राज्य के विभिन्न अस्पतालों में करीब 200 लोगों का इलाज चल रहा है। हादसे में मरने वाले 278 लोगों में से 101 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे ने दुर्घटना में प्रभावित हुए लोगों के परिवारों की मदद के लिए ओडिशा सरकार के साथ मिलकर ऑनलाइन लिंक rcodisha.nic.in तैयार किया है। इन लिंक में मृतकों की तस्वीरें और तमाम अस्पतालों में भर्ती यात्रियों की लिस्ट दी गई है।
बीएमसी की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 1929 पर अब तक 200 से ज्यादा फोन आ चुके हैं। शवों की पहचान कर उन्हें परिजनों को सौंपा जा रहा है। आने वाले समय में बालासोर जैसे हादसे न हो, इसके लिए रेलवे ने सिस्टम सुधारने के आदेश दिए हैं। सिग्नलिंग से लेकर लॉकिंग सिस्टम की जांच की जाएगी। वहीं स्टेशन मास्टर और कंट्रोल रूम सेंटर में लगे सभी उपकरणों का रिव्यू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि बालासोर हादसे की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। घटनास्थल का सीबीआई की टीम ने दौरा किया है। 200 लोगों का अभी भी विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है, लेकिन 900 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। अभी तक बात करें, मृतकों में से 101 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। पंजाब के अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी मनाई जा रही है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार में मारे गए सिखों के लिए अरदास की जा रही है। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी को लेकर पूरे पंजाब में सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंजाब के हर जिले में अतिरिक्त फोर्स तैनात है। अकेले अमृतसर में करीब 3500 जवान तैनात किए गए। इसके अलावा अर्धसैनिक बलों की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। आपको बता दें, कई संगठनों के द्वारा 6 जून को अमृतसर में बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन डीजीपी स्पेशल लॉ एंड ऑर्डर पंजाब अर्पित शुक्ला ने कुछ दिनों पहले ही साफ कर दिया था कि लोगों को सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। जबरदस्ती किसी की दुकानें बंद नहीं करनी दी जाएंगी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी को लेकर न सिर्फ पंजाब की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भरोसा ना करें, पुलिस को इसकी जानकारी दें। इसके अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर आ रही है। आपको बता दें कि 6 जून 1984 के दिन स्वर्ण मंदिर परिसर में भारतीय सेना की कार्रवाई ऑपरेशन ब्लू स्टार दुनिया भर में चर्चाओं में रहा, जिसको याद कर लोग आज भी सिहर उठते हैं। 6 जून को सेना ने स्वर्ण मंदिर में अभियान चलाकर कई आतंकियों को बाहर निकाला था। इस दौरान स्वर्ण मंदिर को भी काफी नुकसान हुआ था, कई लोग मारे गए थे। इसकी बरसी हर साल 6 जून को मनाई जाती है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में तेज आंधी से एक बड़ा बोर्ड गिर गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक स्कॉर्पियो कार नीचे दब गई, साथ ही एक व्यक्ति के दबने की भी खबर है। मलबे में दबे 3 घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल भेज दिया गया। 44 सेकंड के वीडियो में देखा जा सकता है कि बोर्ड के मलबे के नीचे दबा व्यक्ति मदद मांग रहा था। वीडियो में देखा जा सकता है कि बहुत बड़ा बोर्ड आंधी से गिर गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस बल मौके पर मौजूद है और घायलों को रेस्क्यू किया जा चुका है। तो बता दें कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में एक बड़ा बोर्ड गिर गया है। तेज आंधी से ये बोर्ड गिरा है। इस दौरान आपको ये भी बताते चले कि 3 लोगों के इस दौरान घायल होने की सूचना है। 2 माँ और बेटी, 2 की मौत हो गई है, जबकि एक का यानी कि ड्राइवर का इलाज अभी भी चल रहा है। और जिस तरीके से ये खबर सामने आई, एक कान्हा स्टेडियम में हाल ही में आईपीएल का मैच भी हुआ था। गाड़ी में बैठी माँ और बेटी की मौत हो गई है। ड्राइवर का इलाज अभी चल रहा है। घायलों को रेस्क्यू किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये बोर्ड जो गिरा हुआ है, इसके नीचे एक युवक मदद मांगता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में तेज आंधी से एक बड़ा बोर्ड गिरने से यह हादसा हुआ है। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में तेज आंधी के चलते वहां लगा बोर्ड गिरा है। वहीं बोर्ड के नीचे गिरने से 3 लोग दब गए हैं। घटना में 2 महिलाओं की मौत हुई है। बोर्ड गिरने से स्कॉर्पियो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं इस हादसे को लेकर लखनऊ पुलिस ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जानकारी देते हुए कहा कि थाना प्रभारी सुशांत गोल्ड सिटी में पुलिस बल मौके पर मौजूद है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। बोर्ड गिरने की वजह से कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। मलबे को जेसीबी से हटाया जा रहा है। जिस स्कॉर्पियो गाड़ी पर बोर्ड गिरा है, उसमें कुल 3 लोग सवार थे।
बता दें 2 दिन पहले ही लखनऊ कमिश्नर रोशन जैकब ने LDAVC, नगर आयुक्त, चीफ इंजीनियर PWD, चीफ इंजीनियर UPPCL को सभी अवैध होर्डिंग्स पर कार्रवाई और आवश्यक मरम्मत और बदलवाने को लेकर पत्र लिखा था। दैवीय आपदा जनहानि से बचने के लिए पत्र लिखा गया था, लेकिन 2 दिन बाद ही आंधी चलने से काना में होर्डिंग गिर गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।